नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल एग्जाम 2026 की तैयारी आपकी निरंतर जारी है और उसी श्रृंखला में आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस पर कंटेंट बहुत कम उपलब्ध है और जो उपलब्ध है वो पर्याप्त नहीं है, विधिवत नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है। तो उस समस्या को हल करने के लिए आज की मैं ये क्लास लेकर आया हूं। यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 150 रुपए बहुत कम फीस है। आपको लाइफ टाइम सदस्यता मिलेगी हमारे चैनल की, जहां पर आपको सभी पेड पीडीएफ्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, यूट्यूब के हर वीडियो की, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो मात्र 150 रुपए में आप अभी जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल की आप प्रीमियम सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की, स्पेस बेसिक्स की। तो भारत में अंतरिक्ष के लिए एक संस्था है जिसका नाम है इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। जनक इसके विक्रम साराभाई हैं। इसके पहले इसका नाम INCOSPR यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च हुआ करता था, जिसका गठन विक्रम साराभाई ने किया था। भारत का अंतरिक्ष विभाग 1972 में बना, जिसे इंग्लिश में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कहते हैं। इसरो इसी विभाग के अंतर्गत कार्य करता है और सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च किया गया। इसे सोवियत संघ रूस के कॉस्मोस 3M रॉकेट से कपुस्टिन यार से छोड़ा गया था। भारत का पहला स्वदेशी लॉन्च वाहन SLV-3 है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। इसने 1980 में रोहिणी RS-1 उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया था। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो का वर्क हॉर्स है। यह दुनिया का सबसे विश्वसनीय रॉकेटों में से एक है। इसका उपयोग ध्रुवीय कक्षाओं के लिए होता है। PSLV 4 चरणों वाला रॉकेट है। ईंधन क्रम है ठोस, तरल, ठोस, तरल। ठोस ईंधन में STPV होता है, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटेडाइन, और तरल ईंधन में UDMH होता है और प्लस N2O4। PSLV दूसरे चरण में विकास इंजन का उपयोग करता है। यह तरल ईंधन पर चलता है। इसका विकास विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में हुआ है। GSLV की अगर बात की जाए तो जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका पूरा नाम है। यह 3 चरणों वाला रॉकेट है। इसका क्रम है ठोस बूस्टर, तरल इंजन, क्रायोजेनिक अपर स्टेज। इसका उपयोग भारी उपग्रहों 2500 से अधिक वाले को भू स्थिर कक्षा में भेजने के लिए होता है। क्रायोजेनिक इंजन बहुत कम तापमान पर काम करता है। ईंधन तरल हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीकारक तरल ऑक्सीजन होता है जो -183 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। यह अधिक थ्रस्ट प्रदान करता है और भारी पेलोड ले जाने में सक्षम होता है। LBM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। उपनाम फैट बॉय या बाहुबली है। यह 4000 किलोग्राम पेलोड को GTO में और 8000 किलोग्राम को लियो में ले जा सकता है। इसमें स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन CE-20 का उपयोग होता है। SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल छोटे उपग्रहों 500 किलोग्राम के लिए है। खासियत है लॉन्च ऑन डिमांड, मात्र 72 घंटे में तैयार किया जा सकता है। यह 3 चरणों वाला ठोस ईंधन रॉकेट है। लियो लो अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी की सतह से 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की जो ऑर्बिट होती है उसको लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। अधिकांश रिमोट सेंसिंग उपग्रह और ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसी कक्षा में है। जियो 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 स्टेशनरी ऑर्बिट, तो जियो का फुल फॉर्म है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट।
पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह ऑर्बिट है। संचार उपग्रह यहां स्थापित होते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखते हैं। परिक्रमण काल 24 घंटे होता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। यहीं से भारत के सभी रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। इसके पास 2 लॉन्च पैड हैं। भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट कुलशेखर पट्टिनम तमिलनाडु में बना है। यह विशेष रूप से SSLV लॉन्च के लिए होगा ताकि ईंधन बचाया जा सके, सीधे दक्षिण की ओर लॉन्च किया जा सके। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन केरल में है। भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट यहीं से 1963 में छोड़ा गया था। यह भूमध्य रेखा के पास स्थित है। यूआर राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में है। यहां से इसरो के उपग्रह का डिजाइन और निर्माण तैयार होता है। इनसैट इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है। उपयोग होता है दूर संचार के लिए, टीवी प्रसारण के लिए, मौसम पूर्वानुमान के लिए और आपदा चेतावनी के लिए। जीसैट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भारत के संचार उपग्रहों की श्रृंखला है। जीसैट 24 को हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के लिए लॉन्च किया गया था, जो DTH सेवाओं के लिए है। IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग उपग्रह पृथ्वी अवलोकन के लिए है। उपयोग है कृषि, फसल पैटर्न, जल संसाधन, शहरी नियोजन और आपदा प्रबंधन। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ा नागरिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह तारामंडल है। अगला जो है वो है कार्टोसैट। उपग्रहों में आई इन द स्काई कहा जाता है। जो कार्टोसैट उपग्रह होते हैं उनको क्या कहा जाता है? आई इन द स्काई। ये उच्च रिजोल्यूशन के मानचित्रण, मैपिंग और सैन्य निगरानी के लिए उपयोग होते हैं। तो कार्टोसैट किसके लिए उपयोग होते हैं? सैन्य निगरानी के लिए, उच्च रिजोल्यूशन के मानचित्रण के लिए। रीसैट राडार इमेजिंग सैटेलाइट बादलों के पार भी देख सकता है। यह दिन और रात दोनों समय निगरानी कर सकता है। सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR का उपयोग करता है। नाविक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का अपना क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम है। जैसे GPS काम करता है वैसे नाविक काम करता है। पुराना नाम इसका था IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। यह 2 प्रकार की सेवाएं देता है। SPS आम नागरिकों के लिए और RS प्रतिबंधित सेवा सेना के लिए। नाविक में कुल 7 उपग्रह कार्यशील हैं। 3 जो हैं वो भू स्थिर हैं, जियो स्टेशनरी हैं, और 4 जो हैं वो भू तुल्यकालिक हैं, जियो सिंक्रोनाइज कक्षा में है। नाविक भारत की सीमा से 1500 किलोमीटर तक की सटीक जानकारी देता है। इसकी सटीकता एक्यूरेसी 10 से 20 मीटर से भी बेहतर है। नाविक की अगली पीढ़ी के उपग्रहों NBS 01 में रूबिडियम परमाणु घड़ी लगी है। यह स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु घड़ी है जो सटीक समय मापन के लिए जरूरी है। इसमें नया L1 बैंड भी जोड़ा गया है ताकि मोबाइल फोन में आसानी से चल सके। गगन GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन विमानन के लिए है। यह इसरो और AI एयरपोर्ट अथॉरिटी का संयुक्त प्रोजेक्ट है जो विमानों की लैंडिंग को सटीक बनाता है। भुवन इसरो का जियो पोर्टल जैसे गूगल अर्थ है वैसे ही भुवन है। यह भारत के 2D और 3D मानचित्र प्रदान करता है और आपदा प्रबंधन में मदद करता है। तो भुवन क्या है? ये इसरो का जियो पोर्टल है जैसे गूगल अर्थ है। मॉसडैक इसरो का मौसम विज्ञान डेटा केंद्र है। यह मौसम और समुद्र संबंधी जानकारी संग्रहित करता है जैसे चक्रवात की चेतावनी। वेदास विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा पोर्टल इसरो का है। इसका उपयोग वनस्पति, ऊर्जा, शिक्षा और जलवायु अध्ययन के लिए होता है। अब हम बात करेंगे प्रमुख अंतरिक्ष मिशन की, मेजर मिशंस की। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। रॉकेट था PSLV C11। उपलब्धि थी चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज। इसमें मून इंपैक्ट प्रोब MIP भेजा गया था जो चंद्रमा की सतह से टकराया, जिसे जवाहर पॉइंट नाम दिया गया। मंगलयान मॉम 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। रॉकेट था PSLV C25। भारत पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला पहला देश बना। मंगलयान 2000 रुपए के नोट पर चित्रित था। यह एशिया का पहला मंगल मिशन था और सबसे सस्ता मिशन भी। हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी से कम बजट में मंगलयान मिशन पूरा हुआ था। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। रॉकेट GSLV Mk3 MBEN
M1 इसमें ऑर्बिटर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान थे। चंद्रयान 2 के लैंडर के क्रैश स्थल का नाम तिरंगा पॉइंट रखा गया था। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ। रॉकेट था LBM-3 M4 बाहुबली। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को हुई थी। इस दिन को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। यह नाम अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा अनुमोदित है। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है उसके द्वारा शिव शक्ति पॉइंट को अनुमोदन दिया गया है। चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्थल है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला विश्व का पहला देश है। कुल मिलाकर चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश अमेरिका, रूस और चीन के बाद। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है। प्रज्ञान रोवर में 6 पहिए थे और उसने 14 दिन काम किया। लैंडर में राम्भा प्लाज्मा घनत्व और चेस्ट यानी कि तापीय गुण और आईगलसे यानी कि भूकंपीय गतिविधि पेलोड थे। रोवर ने चंद्रमा की सतह पर सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि की है। इसके लिए लिप्स यानी कि लेजर इंडक्ट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और APXS पेलोड का उपयोग हुआ है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं था, केवल प्रोपल्सन मॉड्यूल था। प्रोपल्सन मॉड्यूल का पेलोड सेफ रहने योग्य ग्रहों की खोज के लिए है। आदित्य L1 भारत का पहला समर्पित सौर मिशन है। लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को। रॉकेट यूज किया गया था PSLV C57। आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट L1 की हैलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। L1 बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। लैग्रेंज पॉइंट वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण संतुलित होता है। यहां उपग्रह कम ईंधन के साथ स्थिर रह सकता है और सूर्य को लगातार देख सकता है। ग्रहण का प्रभाव नहीं होता है। आदित्य L1 में कुल 7 पेलोड हैं। मुख्य पेलोड है BELC विजुअल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ और स्वीट यानी कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। XPO सैट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट 1 जनवरी 2024 को लॉन्च हुई थी। यह ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों का अध्ययन करेगा। यह दुनिया का दूसरा ऐसा मिशन है। पहला नासा का IXPE था। इसे PSLV C58 द्वारा 650 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया है। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। उद्देश्य है 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिनों के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजना और सुरक्षित वापस लाना। गगनयान के लिए रॉकेट HLBM-3 ह्यूमन रेटेड LBM-3 का प्रयोग होगा। इसे सुरक्षित बनाने के लिए क्रू एस्केप सिस्टम CES लगाया गया है जो आपातकाल में क्रू को बचाएगा। गगनयान की मानव रहित उड़ान में व्योम मित्र रोबोट जाएगा। व्योम मित्र एक महिला ह्यूमनाइड अर्धमानव रोबोट है जो अंतरिक्ष में मापदंडों की जांच करेगी। गगनयान के लिए 4 टेस्ट पायलटों का चयन हुआ है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। इन्होंने रूस और बेंगलुरु में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय इसरो अंतरिक्ष यात्री बने हैं जो एक्सोम मिशन 4 के पायलट थे। उन्होंने करीब 18 दिन ISS पर रहकर गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि इससे जुड़ा हुआ जितना भी डेटा है आपको याद हो जाए और आपकी परीक्षा के लिए तैयार हो जाए। TVD-1 टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 गगनयान का पहला परीक्षण था। यह अक्टूबर 2023 में सफल रहा जिसमें क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित समुद्र में उतारा गया है। निसार नासा इसरो सिंथेटिक एपर्ट्यूर रडार संयुक्त मिशन है। यह दोहरी आवृत्ति रडार का उपयोग करने वाला पहला उपग्रह है। यह पृथ्वी की सतह में 1 सेंटीमीटर से भी कम परिवर्तन को माप सकता है। शुक्रयान 1 भारत का प्रस्तावित शुक्र मिशन है। यह शुक्र ग्रह के वातावरण और सतह का अध्ययन करेगा, विशेष रूप से सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों का। लुपेक्स लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इसरो और जाक्सा
जापान का संयुक्त मिशन है। जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसे चंद्रयान 5 भी माना जा सकता है, जो चंद्रमा के ध्रुवों पर रोवर उतारेगा। स्पैडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट 2 उपग्रहों को जोड़ने की तकनीक है। यह भविष्य में अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और सैटेलाइट सर्विसिंग के लिए महत्वपूर्ण है। भारत 2035 तक अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बैस बनाएगा। इसका वजन लगभग 20 टन होगा और यह लियो में स्थापित होगा। भारत का लक्ष्य 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री उतारना है। इसके लिए NGLV नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल, जिसे सूर्य नाम दिया जा सकता है, विकसित किया जाएगा। एस्ट्रोसैट भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष वेधशाला है। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। यह ब्रह्मांड का अध्ययन करती है यूवी और एक्सरे स्पेक्ट्रम में। तृष्णा इसरो और फ्रांस का थर्मल इमेजिंग उपग्रह मिशन है। RLB-LEX रीयूजुअल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट सफल रहा है। इसका नाम पुष्पक है। यह अंतरिक्ष से लौटकर रनवे पर विमान की तरह लैंड करता है। इसे चित्रदुर्ग कर्नाटक में चिनूक हेलीकॉप्टर से गिराकर टेस्ट किया गया था। पोयम PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल इसरो का एक नवाचार है। इसमें PSLV के बेकार चौथे चरण का उपयोग अंतरिक्ष में प्रयोग करने के लिए एक स्थिर प्लेटफॉर्म के रूप में किया जाता है। प्रोजेक्ट नेत्र अंतरिक्ष मलबे की निगरानी के लिए है। यह भारतीय उपग्रहों को मलबे से टकराने से बचाने के लिए चेतावनी देता है और उनकी रक्षा करता है। भारत ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अमेरिका के नेतृत्व में नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक गैर बाध्यकारी समझौता है, जो चंद्रमा और मंगल मिशनों पर सहयोग बढ़ाता है। अब हम बात करेंगे अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था और निजी क्षेत्र की। इन स्पेस अंतरिक्ष विभाग के तहत एक एकल खिड़की एजेंसी है। काम है इसका निजी कंपनियों को इसरो की सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देना और रेगुलेट करना। NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। काम है इसरो के रॉकेट से विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करके पैसा कमाना और तकनीकी हस्तांतरण करना। एंट्रिक्स भी इसरो की एक पुरानी वाणिज्यिक शाखा है। भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। उपग्रह निर्माण में 100%, लॉन्च वाहनों में 49% स्वचालित मार्ग से। विक्रम S भारत का पहला निजी रॉकेट था। इसे हैदराबाद स्थित स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने 2022 में लॉन्च किया था। मिशन का नाम था प्रारंभ। यह एक सब ऑर्बिटल रॉकेट था। अग्निबाण SORTED सॉर्टेड अग्निबाण दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट है। इसे चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने बनाया है। इसके इंजन का नाम अग्निलेट है, जो सेमी क्रायोजेनिक है। अग्निकुल ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में बनाया है। पिक्सल एक भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप है। यह हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह जैसे शकुंतला आनंद बनाता है, जो कृषि और पर्यावरण निगरानी के लिए है। ध्रुव स्पेस हैदराबाद स्थित उपग्रह निर्माण स्टार्टअप है, जो नैनो उपग्रहों पर काम करता है। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस उपग्रहों के लिए प्रोपल्सन सिस्टम थ्रस्टर्स बनाता है, जिसमें जल आधारित थ्रस्टर शामिल हैं। वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी लगभग 2% है। लक्ष्य इसे 2033 तक 8 से 10% तक बढ़ाना है। स्टारलिंक, स्पेसएक्स और प्रोजेक्ट क्यू पर अमेजन लो अर्थ ऑर्बिट से इंटरनेट देने वाली नक्षत्र है। यानी कि ये कंपनी जो स्टारलिंक है स्पेसएक्स की, एलन मस्क की, प्रोजेक्ट क्यू पर अमेजन का है। ये लो अर्थ ऑर्बिट से इंटरनेट की सुविधा देते हैं। वन वेब एयरटेल समर्थित है। इसने इसरो के साथ मिलकर 72 उपग्रह लॉन्च किए थे और ये भी इंटरनेट अंतरिक्ष से देने की सुविधा देती है। स्पेस टूरिज्म कंपनियां जैसे ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस की है और वर्जिन गैलेक्टिक पर्यटकों को अंतरिक्ष की सैर करा रही हैं। पहला अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टीटो 2001 में था। केसलर सिंड्रोम यह अंतरिक्ष में मलबे के टकराने की एक चेन रिएक्शन है, जिससे कक्षा अनुपयोगी हो सकती है। अब हम बात करेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी की, यानी कि डिफेंस टेक की। IGMDP एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम
1983 में शुरू हुआ था। जनक थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसे 2008 में पूरा किया गया। आईजीएमडीपी की 5 मिसाइलें, कोड पटना है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। तो आईजीएमडीपी की 5 मिसाइलें, इसकी ट्रिक है पटना। पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल जो अब बंद हो गई है, एन से नाग और आकाश ए से। बैलिस्टिक मिसाइल परवलयाकार पैराबोलिक पथ पर चलती हैं और वायुमंडल से बाहर जाकर वापस आती हैं। ये भारी पेलोड परमाणु हथियार ले जा सकती हैं। क्रूज मिसाइल पृथ्वी की सतह के समानांतर कम ऊंचाई पर उड़ती हैं, हवाई जहाज की तरह। ये रडार से बचने में सक्षम होती हैं। अग्नि 1 की मारक क्षमता 700 से 1200 किलोमीटर है। अग्नि 2 की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। अग्नि 3 और अग्नि 4 की क्षमता 3000 से 4000 किलोमीटर है। अग्नि 5 भारत की आईएसबीएम यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज है इसकी 5000 से 8000 किलोमीटर। ये पूरे चीन और यूरोप के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकती है। यह 3 चरणों वाली ठोस ईंधन मिसाइल है। अग्नि 5 में MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीकी है। इसका मतलब है एक ही मिसाइल कई अलग लक्ष्यों पर परमाणु बम गिरा सकती है। मिशन दिव्यास्त्र अग्नि प्राइम अग्नि पी नई पीढ़ी की मिसाइल है। रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है। यह कनस्तर आधारित है जिसे सड़क रेल से कहीं भी ले जा सकते हैं। प्रलय सतह से सतह पर मार करने वाली अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज है 150 से 500 किलोमीटर। इसे चीन सीमा पर तैनात किया जाएगा। ब्रह्मोस भारत और रूस का संयुक्त उद्यम है। इनका नाम जो पड़ा है ब्रह्मोस का, वो ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदी के संयुक्त सम्मेलन पर पड़ा है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस की गति 2.8 मैक है। ध्वनि से लगभग 3 गुना तेज है। यह दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। सिद्धांत है दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट। इसमें रैमजेट इंजन का उपयोग होता है। ब्रह्मोस की रेंज पहले 290 किलोमीटर थी, अब 450 से 500 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है MTCR में शामिल होने के बाद। भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें निर्यात कर रहा है। निर्भय भारत की स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। रेंज है 1000 किलोमीटर। गति है 0.8 मैक, ध्वनि की गति से कम। नाग तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ATGM। हेलिना नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर संस्करण है। वायुसेना संस्करण का नाम ध्रुवास्त्र है। यह 7 से 10 किलोमीटर तक टैंक को नष्ट कर सकती है। अस्त्र भारत की पहली हवा से हवा एयर टू एयर मिसाइल है। यह BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। रेंज 100 किलोमीटर से अधिक है। आकाश सतह से हवा मिसाइल है। रेंज 25 किलोमीटर। यह एक साथ कई लक्ष्यों को भेद सकती है। समर सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर रिटेलिएशन वायुसेना का वायु रक्षा सिस्टम है। S-400 ट्रायम्फ रूस से खरीदा गया दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। रेंज 400 किलोमीटर है। भारत ने 5 स्क्वाड्रन खरीदे हैं। IF नाम इसका सुदर्शन है। यह एक साथ 36 लक्ष्यों को मार सकता है। प्रोजेक्ट कुशा के तहत DRDO भारत का अपना S-400 सिस्टम बना रहा है। रेंज 350 किलोमीटर होगी। इसे लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल LRSAM कहते हैं। आकाश तीर भारतीय सेना के लिए एक स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली है। इंद्रजाल भारत का पहला स्वदेशी AI संचालित एंटी ड्रोन डोम सिस्टम है। इसे ग्रेन रोबोटिक्स हैदराबाद ने बनाया है। यह 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की रक्षा कर सकता है। तेजस भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। इसे HL ने बनाया है। यह 4.5 पीढ़ी का विमान है। तेजस MK-1A तेजस का उन्नत संस्करण है। इसमें बेहतर ऐसा रडार और एवियोनिक्स है। AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट है। देखना होगा ये कब तक बनकर तैयार होगा। प्रचंड भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। यह दुनिया का एकमात्र हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर सियाचिन पर लैंड और टेक ऑफ कर सकता है।
आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसे कोचीन शिपयार्ड ने बनाया है। आईएनएस विक्रमादित्य रूस से लिया गया है। आईएनएस अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। यह परमाणु मिसाइल दागने में सक्षम है। K-15 K-4 मिसाइलें ये भारत के परमाणु त्रियक को पूरा करती है। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां बनाई गईं। आईएनएस कलवरी, खंदेरी, करंज, वेला, वागीर, वागसीर फ्रांस की मदद से मझगांव डॉक में। वरुणास्त्र भारत का स्वदेशी हैवी वेट टोरपीडो पनडुब्बी भेदी मिसाइल है। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। यह 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन भारत अमेरिका से खरीद रहा है। यह हंटर किलर ड्रोन है जो हवा से जमीन पर मिसाइल दाग सकते हैं और लंबी दूरी तक निगरानी कर सकते हैं। तपस डीआरडीओ की निगरानी ड्रोन है जिसे रुस्तम 2 भी कहते हैं। घातक भारत का स्वदेशी स्टिल्स UCAV मानव रहित लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट है, यानी कि ड्रोन प्रोजेक्ट है। इसका प्रोटोटाइप स्विफ्ट का सफल परीक्षण किया जा चुका है। नागास्त्र 1 भारत का पहला स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन आत्मघाती ड्रोन है। हेरॉन ड्रोन भारत ने इजराइल से खरीदे हैं। C-295 परिवहन विमान बनाने की फैक्ट्री बड़ोदरा गुजरात में टाटा और एयरवेज द्वारा लगाई जा रही है। अब हम बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी की, बायोटेक्नोलॉजी की। जीन आनुवंशिकता की इकाई है जो डीएनए के खंड होते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। जीनोम किसी जीव के संपूर्ण डीएनए सेट को कहते हैं। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का उद्देश्य 10,000 भारतीय जीनोम की सीक्वेंसिंग करना था। यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीवीटी द्वारा 2024 में पूरा किया गया। इससे भारतीय जीन विविधता का पता चलेगा। CRISPR Cas9 एक जीन एडिटिंग तकनीकी है। इसे आणविक कैंची कहते हैं जो डीएनए को काट सकती है। CAS9 एक एंजाइम है। CRISPR तकनीकी से सिकल सेल एनीमिया का इलाज मंजूर हुआ है। CAR-T सेल थेरेपी कैंसर, विशेषकर ब्लड कैंसर के इलाज की नई तकनीकी है। इसमें मरीज की टी कोशिकाओं को लैब में मॉडिफाई करके वापस डाला जाता है। भारत की पहली स्वदेशी CRT थेरेपी नेक्स्ट CAR-19 IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल द्वारा विकसित की गई है। क्लोनिंग अलैंगिक विधि से हुबहू प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया है। दुनिया का पहला क्लोन स्तनधारी डॉली भेड़ थी। 1996 स्कॉटलैंड में बनी थी। भारत का पहला क्लोन भैंस समरूपा 2009 थी जो NDRI करनाल ने बनाई थी। अन्य क्लोन गरिमा भैंस गंगा गिरगाय 2023 में जन्मी क्लोन है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन जानवर के अंगों को इंसानों में लगाना। उदाहरण डेविड विनेट ने जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर का दिल लगाया था। तो डेविड वेनेट में जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर का दिल लगाया गया था। स्टेम सेल अविभाजित कोशिकाएं हैं जो शरीर को कोई भी अंग बना सकती हैं। ये भ्रूण और गर्भनाल में पाई जाती हैं। iPSC इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स वयस्क कोशिकाओं को स्टेम सेल में बदलने की तकनीकी है। सरोगेसी किराए की कोख भारत में केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति है, पैसा के लिए नहीं किया जा सकता है। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीकी है। विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन 1978 और भारत की पहली कनुप्रिया अग्रवाल जिनका नाम दुर्गा था। 3 पेरेंट बेबी तकनीकी माइटोकॉन्ड्रिया बीमारियों को रोकने के लिए है। GM फसलें जिनके डीएनए में बदलाव किया गया होता है। भारत में केवल BT कॉटन की खेती की अनुमति है। इसमें CRY1AC जीन होता है जो बाल वर्म कीट को मारता है। GM सरसों DMH11 को GEAC ने पर्यावरणीय मंजूरी दी है। इसे दीपक पेंटल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने विकसित किया है। यह बार्नेस मार्स्टार तकनीकी पर आधारित है। GM रबर का पहला प्रयोग असम में किया गया है। गोल्डन राइस में विटामिन A बीटा कैरोटीन की मात्रा बढ़ाई गई है। बायोफोर्टिफिकेशन फसलों में पोषक तत्वों आयरन, जिंक, विटामिन को प्राकृतिक रूप से बढ़ाना होता है। टीका के प्रकार इनएक्टिवेटेड यानी कि मृत वायरस जैसे कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई थी। यह
एक्टिवेटेड यानी कि मृत वायरस से बनाई गई वैक्सीन थी, टीका था। वायरल वेक्टर दूसरे वायरस का उपयोग जैसे कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा, एमआरएनए यानी कि जेनेटिक कोड जैसे फाइजर और मोडरोना ने बनाया था, डीएनए प्लास्मिड डीएनए जैसे जाइकोव डी, दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन जायडस कैडिला है। इनकोवैक दुनिया की पहली इंट्रानेजल नाक वाली कोविड वैक्सीन है, भारत बायोटेक ने बनाई थी। सर्वाइवैक भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर एचपीवी वैक्सीन है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया की नई वैक्सीन है और यह WHO द्वारा अनुमोदित है। बायो E3 नीति 2024 द्वारा सरकार द्वारा जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। इसका अर्थ है इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। बायो रेमेडिएशन प्रदूषण कम करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग है। उदाहरण आयल जैपर बैक्टीरिया तेल रिसाव को साफ करता है। एथेनॉल सम्मिश्रण पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य 2025 तक है। E20 पेट्रोल अब 30% का लक्ष्य है जो 2030 तक कवर करना था। लैब ग्रोन मीट जानवरों को मारे बिना लैब में कोशिकाओं से मांस बनाना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग अपराधी की पहचान और पितृत्व परीक्षण में होता है। भारत में इसके जनक हैं डॉक्टर लालजी सिंह। कोलोसाल बायो साइंसेस कंपनी ऊनी मैमथ और डोडो पक्षी को विलुप्ति से वापस लाने पर काम कर रही है। सूचना तकनीकी एआई और नैनो पर अगर बात करें तो सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर यूएसए का है जो एक्सा स्केल कंप्यूटर है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो एआई आधारित है वो एरावत है, ये पुणे में स्थित है। अन्य है परम सिद्धि एआई, प्रत्यूष मौसम के लिए और मिहिर। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भटकर हैं। पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 1991 में बनकर तैयार हुआ था। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम के तहत आईआईटीज में परम सीरीज के कंप्यूटर लग रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स पर काम करता है। यह सुपर पोजिशन और एंटेंगलमेंट के सिद्धांतों का उपयोग करता है जिससे यह क्लासिकल कंप्यूटर से लाखों गुना तेज होता है। साइकामोर गूगल का क्वांटम कंप्यूटर प्रोसेसर है जिसने क्वांटम सुप्रीमेसी हासिल की है। इसने 200 सेकेंड में वो गणना की जो सुपर कंप्यूटर को 10,000 साल लगते हैं। सोचिए इतना भयंकर कंप्यूटर बन गया है क्वांटम कंप्यूटर का कि उसने 200 सेकेंड में वो गणना की है जिसे करने में सुपर कंप्यूटर को 10,000 साल लगते। भारत का राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2023 में शुरू हुआ। बजट है 6,003 करोड़ रुपए। 5G तकनीकी में OFDM तकनीकी और MM वेव का उपयोग होता है। स्पीड है 1 Gbps से अधिक। लेटेंसी देरी बहुत कम होती है। भारत में 6G अलायंस बनाया है और लक्ष्य है 2030 तक 6G लॉन्च करने का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी हैं। जनरेटिव एआई नया कंटेंट टेक्स्ट इमेज बना सकता है। उदाहरण के लिए चैट जीपीटी पर आप इमेज बनाते हैं, जेमिनी पर इमेज बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं लामा से और सोरा वीडियो एआई से। कृत्रिम भारत का अपना एआई मॉडल है जिसे ओला ने बनाया है। हनुमान रिलायंस और आईआईटी बॉम्बे का एआई मॉडल है जो भारत जीपीटी के नाम से बन रहा है। डीप फेक एआई का उपयोग करके बनाई गई नकली वीडियो ऑडियो है। ट्यूरिंग टेस्ट यह जानने के लिए है कि मशीन इंसान की तरह सोच सकती है या नहीं। ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत बहीखाता तकनीकी है। बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी इसी पर आधारित हैं। इसे हैक करना मुश्किल है। NFT नॉन फंगिबल टोकन डिजिटल संपत्ति का मालिकाना हक है। LiFi लाइट फाइडेलिटी इंटरनेट के लिए रेडियो तरंगों की जगह लाइट LED बल्ब का उपयोग करता है। यह वाईफाई से तेज होता है। नैनो तकनीकी में 1 से 100 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर पैमाने पर काम करती है। जनक इसके रिचर्ड फेनमैन है। ग्राफीन कार्बन का एक अपरूप है। यह स्टील से 200 गुना मजबूत और बिजली का बेहतरीन सुचालक है। कार्बन नैनो ट्यूब CNT का उपयोग हल्के विमान और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में होता है। नैनो यूरिया तरल का विकास इफ्को ने किया है। इसकी दक्षता 85 से 90% है। पारंपरिक यूरिया की 30% होती थी। इसे ड्रोन से छिड़का जा सकता है।
नैनो रोबोट्स शरीर के अंदर जाकर कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। सीईआरटी इन भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने वाली नोडल एजेंसी है। अब हम बात करेंगे परमाणु ऊर्जा, वैज्ञानिक और आईपीआर पर। परमाणु ऊर्जा नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। यूरेनियम का टूटना उदाहरण है। सूर्य और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करते हैं। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल यानी कि डीटीओ या ग्रेफाइट का उपयोग होता है। मंदक न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। नियंत्रक छड़ें बोरान या कैडमियम की होती हैं जो न्यूट्रॉन सोखती हैं। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा हैं। भारत का 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम है। PHWR प्राकृतिक यूरेनियम, FBR प्लूटोनियम और AHWR थोरियम। भारत में थोरियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार केरल की मोनोजाइट रेत है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा 1956 में बना था। तारापुर महाराष्ट्र भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह यूएसए की मदद से स्थापित किया गया था। कुडनकुलम तमिलनाडु भारत का सबसे बड़ा संयंत्र है जो रूस की मदद से बनकर तैयार हुआ। इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था पर्यावरण के नाम पर और एक बड़ी सी परियोजना भारत को पीछे ले जाने के लिए रोकी गई थी। काकरापार गुजरात में भारत का पहला स्वदेशी 700 मेगावाट का रिएक्टर शुरू हुआ। कैगा कर्नाटक और नरोरा उत्तर प्रदेश प्रमुख परमाणु संयंत्र हैं। PFBR प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम तमिलनाडु में है। ITR इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर फ्रांस में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूजन प्रयोग है। भारत इसका सदस्य है। श्रीनिवास रामानुजन महान गणितज्ञ हैं। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस इन्हीं की जन्म जयंती पर मनाया जाता है। 1729 को हार्डी रामानुजन संख्या कहा जाता है। CV रमन प्रभाव प्रकाश प्रकरण के लिए 1930 में इनको नोबेल मिला था। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। JC बोस बेतार संचार के असली खोजकर्ता और क्रिस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि के आविष्कारक हैं। SN बोस आइंस्टीन सांख्यिकी और बोसान कण गॉड पार्टिकल इनके नाम पर है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सीमा तारों की जीवन चक्र और के लिए 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला। 1.44 और द्रव्यमान से कम वाले तारे सफेद बौने व्हाइट डॉर्फ बनते हैं। हरिगोविंद खुराना कृत्रिम जीन संश्लेषण और जेनेटिक कोड के लिए 1968 में इन्हें नोबेल मिला था। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के जनक माने जाते हैं। सलीम अली भारत के वर्डमैन पक्षी विज्ञानी माने जाते हैं। टेसी थॉमस भारत की मिसाइल वुमेन अग्नि 4 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही हैं। पेटेंट किसी आविष्कार के लिए 20 वर्षों तक मिलता है। कॉपीराइट लेखक की मृत्यु के बाद 60 वर्षों तक मान्य रहता है। ट्रेडमार्क ब्रांड लोगों के लिए 10 वर्षों तक होता है और इसका नवीनीकरण कराया जा सकता है। GI टैग किसी भौगोलिक उत्पाद जैसे दार्जिलिंग चाय, बनारसी साड़ी को 10 वर्ष के लिए मिलता है। नीम और हल्दी के पेटेंट भारत ने अमेरिका से कानूनी लड़ाई में वापस जीते थे। लिगो इंडिया प्रोजेक्ट हिंगोली महाराष्ट्र में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करेगा। तो ये आपके कंप्लीट होते हैं 210 फैक्ट्स और वन लाइनर जो सब पॉइंट के साथ भी आपको पढ़ाए गए हैं जो विज्ञान की तकनीकी और प्रौद्योगिकी पर आधारित थे। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी और आपने एक एक चीज ध्यान से पढ़ी होगी। देखिए थोड़ा नया सब्जेक्ट है, वो पारंपरिक तथ्य नहीं है, पारंपरिक विषय नहीं है जिसको हम निरंतर पढ़ते रहते हैं और बहुत ही आसानी से हम याद कर लेते हैं। इसमें कहानियों की कमी है और तथ्यों की और वैज्ञानिक तथ्यों की अधिकता है जिस कारण ये थोड़ा हमें कठिन लगता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आज की ये क्लास कैसी लगी। देखिए निरंतर धीरे धीरे आपको पूरा टॉपिक क्लियर कराया जाएगा और आपका होली से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा हमारे चैनल पर। यकीन मानकर चलिए 1-2 बार आपका उसका रिवीजन भी हो चुका होगा होली से पहले। निरंतर अपना प्रयास जारी रखिए, पढ़ाई करते रहिए। रही बात PDF की तो बहुत ही कम पैसे में आपको सभी PDF मुहैया कराई जा रही हैं। मात्र 150 रुपए में आप हमारी चैनल की सदस्यता ले सकते हैं
और एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में आपको हमारे चैनल की सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। आपका कोई भी एग्जाम हो, कभी भी एग्जाम हो, हर नए कोर्स को आपको अलग से पैसे नहीं देने हैं। सिर्फ एक बार आपको हमारे चैनल की सदस्यता लेनी है, फिर आने वाली सभी पीडीएफ्स आपको वहां पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।